हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था छोटी आंत के बारे में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और यकृत, अग्नाशय, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो क्षुद्रांत यानी छोटी आंत समाप्त होते ही कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? तो बड़ी आंत प्रारंभ हो जाता है। बड़ी आंत को और भी क्या कहते हैं? तो बृहद आंत्र भी कहते हैं। इसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी है? 2 मीटर है तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तक होती है। यह दाहिने ओर नीचे की ओर से आरंभ होती है। पहले कुछ दूर ऊपर तक जाती है, फिर उसके बाद अमाशय के नीचे शरीर में दाहिनी ओर से बाईं ओर चली जाती है और बाईं ओर आकर पुनः मुड़कर नीचे की ओर जाकर मल द्वार में खुलती है। देखिए पिक से इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए ये पिक, देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? ये छोटी आंत है, ठीक है। ये अंदर का पोर्शन छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी इसकी दाईं ओर से स्टार्ट होते हुए क्या शुरू हो जाता है? तो बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को कितने पार्ट में देखिए यहाँ दिखाया गया है। एक तो चढ़ती कोलान, यानी कि यहाँ से ये चढ़ रहा है। दूसरा है बेड़ी कोलान, ठीक है, यानी कि ये ऐसे इस तरीके से बेड़ा हो गया। फिर कहाँ है? ये है उतरती कोलान। फिर यहाँ से क्या है? ये उतरने लगता है, ठीक है, भोजन जो है उतरने लगता है। फिर यहाँ से यह कहाँ आ जाता है? रेक्टम, यानी कि मल द्वार। ये कौन सा पोर्शन है? तो मल द्वार है। तो जो यूजलेस पदार्थ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके बाद वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? वो इकट्ठे होते हैं रेक्टम, यानी कि मलाशय में इकट्ठे होते हैं और फिर उत्सर्जन तंत्र द्वारा यह फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बड़ी आंत को निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया गया है, यानी कि बड़ी आंत है, उसके जो पार्ट है यहाँ पर है। तो पहला पार्ट है, यानी कि सबसे बड़ा पहला भाग है सीकम। सीकम किसे कहते हैं? तो इसकी आकृति थैली जैसी होती है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? वर्मीफॉर्म, यानी कि अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि सीकम, अपेंडिक्स, कोलन तथा मलाशय किसके भाग है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप जानेंगे तभी आप आंसर भी कर पाएंगे कि ये सब किसके भाग है। तो नाम याद रखिएगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह एक ओर सीकम में खुलता है तथा दूसरी ओर से बंद हो जाता है। लगभग 9 सेंटीमीटर पतली नली है, ठीक है। इसके बढ़ जाने से अपेंडिक्स नामक रोग जो हो जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स नामक रोग किसके बढ़ जाने से होता है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह होता कहाँ है? यह होता है बड़ी आंत में, ठीक है। आगे देखते हैं कोलन। इसका एक सिरा नली के रूप में दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर ऊपर की ओर चढ़ता है तथा दूसरा सिरा पृथ्वी के समानांतर तथा तीसरा सिरा नीचे की ओर उतरता है। अभी मैंने दिखाया इस तरीके से था ना, कि इस तरीके से था चढ़ती कोलान, फिर इस तरीके से बेड़ी कोलान, फिर ये क्या है? उतरती कोलान। यानी कि ये तीनों किसके रूप है? तो बड़ी आंत के ही रूप है। ध्यान से समझ में आएगा। अब देखते हैं मलाशय, यानी मलाशय कहाँ? जहाँ की यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है, ठीक है। यहाँ पर जो पदार्थ, यानी जो भोजन पदार्थ पच नहीं पाते हैं, ठीक है, जिनका पाचन नहीं हो पाता या फिर पाचन हो भी जाता है, तो जो अवशेष बचते हैं वह कहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं? तो वह मलाशय में आकर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर मल के रूप में एकत्रित होते हैं और मल त्याग की इच्छा होने पर मल द्वारा यह बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं यकृत। यकृत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो वो क्या है? वो है यकृत, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथि है यकृत। पहला ही लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं भोजन पाचन की क्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह अमाशय के दाहिनी ओर निचली पसलियों के पीछे तथा महाप्रचारी पेशी के ठीक नीचे, यानी डायफ्राम के ठीक नीचे यह स्थित होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग यकृत का भार कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, 1.5 से 2.25 किलो। वजन याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 से 2.25 किलो होता है। यह पिंड एक गड्ढे द्वारा 2 भागों में विभक्त रहता है। दायां भाग बाएं भाग की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। इसकी आकृति कुछ अष्टकोण जैसी होती है, ठीक है। देखिए ये है अमाशय, यहाँ पर दिखाया गया है पिक में, ये है अमाशय, यहाँ है प्लीहा, और ये इसी के ऊपर देखिए ये है यकृत, जिसे कि जिगर भी कहते हैं हम लोग। लीवर, जिगर, यकृत, ये क्या है? यहाँ पर ये सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है
लीवर। याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यकृत के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, यकृत में 2 रक्त नलिकाएं रक्त लाने और ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है, एक नलिका को क्या कहते हैं, धमनी, और दूसरी नलिका को कहते हैं शिरा। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, धमनी और शिरा। तो देखिए, ये धमनी क्या करती है, धमनी जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ध्यान से समझिएगा, शुद्ध रक्त हमारी बॉडी का किस में होता है, तो धमनी में होता है, जिससे यकृत का पोषण होता है। दूसरी प्रतिहारिणी शिरा, यानी दूसरी जो रक्त ले जाने का काम करती है वह है शिरा। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और शिरा में कैसी रक्त होता है, शिरा में होता है अशुद्ध रक्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यह शिरा अमाशय, आंत, क्लोम तथा प्लीहा आदि अंगों से, यानी कि जो इन सब अंगों से अशुद्ध रक्त को लाती है, अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करता है, तो शिराएं करती हैं। ठीक है, इस प्रकार यकृत, धमनी तथा प्रतिहारिणी शिरा द्वारा लाया गया रक्त यकृत में आकर एकत्र होता है। यानी अशुद्ध रक्त किसके द्वारा लाया जाता है, तो शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त यकृत में लाया जाता है। फिर यकृत में अशुद्ध रक्त की नलिका महाशिरा से मिल जाती है। फलस्वरूप भोजन का पचा हुआ पोषक तत्व भी यकृत शिरा द्वारा महाशिरा में पहुंच जाता है, जो बाद में रक्त परिभ्रमण के साथ पूरे शरीर के रक्त में यह तत्व मिल जाता है। ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो शिराएं अशुद्ध रक्त ले आती हैं वह फिल्टर होके फिर धमनियों द्वारा, यानी धमनी में कैसा रक्त होता है, तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त शिराएं लाती हैं। फिर जब वो यकृत में फिल्टर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो धमनियों द्वारा हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जो बाद में रक्त परिभ्रमण के साथ पूरे शरीर के रक्त में यह तत्व मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, प्रतिदिन लगभग 500 से 700 ग्राम पित्त यकृत में बनता है। अब ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पित्त रस होता है वह कहाँ बनता है, तो पित्त रस बनता है यकृत में। आप लोग पित्ताशय मत लगा दीजिएगा, ठीक है। पित्त रस कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। वो भी लगभग कितना, एक दिन में 500 से 700 ग्राम पित्त हमारे यकृत में बनता है, जो एक नली द्वारा पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। ये बनता कहाँ है, यकृत में, और एकत्रित कहाँ पर होता है, स्टोरेज कहाँ पर होता है, तो वह स्टोर होता है हमारे पित्ताशय में। ठीक है, यकृत के नीचे बगल में एक छोटी सी थैली लटकती रहती है, यही कहलाती है पित्ताशय। यहाँ से शरीर की आवश्यकता अनुसार ही पित्त पक्वाशय में पहुँचता है, जो कि शेष इसी में एकत्र रहता है। चीज़ें यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब आगे देखते हैं इसके काम को। ठीक है, इसका काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि इसका स्वरूप या इसका स्ट्रक्चर, उसी के साथ साथ इसका काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यकृत का सर्व प्रमुख कार्य है पित्त रस, यानी कि बाइल जूस बनाना। अभी मैंने बताया कि बनता कहाँ है बाइल जूस, तो यकृत में बनता है, और एकत्रित कहाँ होता है, एकत्रित होता है पित्ताशय में। ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन को पचाने में सहायता मिलती है। पित्त रस किसको पचाने में सहायता करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को। इसके अतिरिक्त यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर अपने में संचित रखता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर कहाँ संचित रखता है, अपने में संचित रखता है, तथा शरीर की आवश्यकता अनुसार पुनः ग्लूकोज के रूप में शरीर को प्रदान करता है। इस प्रकार यह शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। यानी शुगर को कौन कंट्रोल करता है, तो यकृत ही शुगर को कंट्रोल करता है। यह वसा को शोषित करके ईंधन के रूप में प्रयुक्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कार्बोज से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वह हमारी ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती है। ठीक है, वह क्या हो जाती है, वो यूज़ हो जाती है, और बची हुई जो है वह बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन जब वसा द्वारा हम ऊर्जा संचित करते हैं, तो वह कहाँ संचित होती है, यानी कि कहाँ स्टोरेज होती है, तो वह स्टोरेज होती है यकृत में। कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वसा द्वारा संचित ऊर्जा हमारी बॉडी के किस पार्ट में स्टोर होती है, तो वह स्टोर होती है यकृत में। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझने वाली बात है। तो यकृत में बनने वाले पित्त रस में सोडियम कार्बोनेट नामक पदार्थ क्षारीय प्रभाव का होता है, जिसके द्वारा यह पक्वाशय में आए हुए भोजन को किसमें बदल देता है, तो अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। आगे देखते हैं, प्रोटीन के पचे हुए भाग के एमिनो एसिड को भी यह संचित करता है, तथा अमीनो एसिड से बने अमोनिया पदार्थ को यूरिया तथा यूरिक एसिड में बदलकर शरीर के गुर्दे द्वारा या बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ठीक है, यानी कि जब अमीनो एसिड अमोनिया पदार्थ को यूरिया तथा यूरिक एसिड में बदलकर किसके द्वारा बाहर निकाल देता है, तो गुर्दे द्वारा, यानी कि किडनी, वृक्क जिसे कि हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकालने में सहायता करता है।
आगे देखते हैं, यकृत में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। सॉरी, कुछ छूट गया है, यहाँ पे देखते हैं 6 पॉइंट। यकृत लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है तथा टूटे फूटे सेल कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो यकृत में आरबीसी का भी निर्माण होता है और टूटे फूटे कोशिकाओं को भी यह नष्ट कर देता है। आगे देखते हैं, यकृत में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कौन सा प्रोटीन निर्माण करता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। यह रक्त को थक्के के रूप में जमाने में सहायता करती है, यानी कि क्लॉट्स के रूप में सहायता करती है। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जैसे कि रक्त को जमने में कौन सहायता करता है, तो रक्त को जमने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वह सहायता करती है। यकृत में हिपैरिन नामक पदार्थ का भी निर्माण होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिपैरिन क्या है। तो देखिए, हिपैरिन नामक पदार्थ का भी निर्माण यकृत में ही होता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में जो रक्त ऐसी तरल अवस्था में घूमता है, तरल अवस्था में परिभ्रमण करता है, वह किसकी सहायता से करता है, तो वह हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त जो है अपनी तरल अवस्था में रहता है, अर्थात रक्त को तरल रूप में बनाए रखता है कौन, हिपैरिन। ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता के कारण जो सेल टूट फूट या नष्ट हो जाते हैं उन्हें यूरिया में बदल देता है, जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गए यकृत से। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, अब देखते हैं पित्ताशय। अब आगे देखते हैं पित्ताशय, जिसे कि गाल ब्लैडर भी कहते हैं। यकृत के पीछे दाहिनी ओर एक छोटी सी थैली लटकी रहती है जिसे कि पित्ताशय कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो पित्त रस का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और स्टोर कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में यह एकत्रित होता है। इसका आकार नाशपाती के समान होता है। यकृत में बना हुआ अतिरिक्त पित्त रस कहाँ पर आकर संचित हो जाता है, तो पित्ताशय में आकर यह संचित हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 40 औंस, ठीक है, पित्त प्रतिदिन तैयार होता है, यानी कि 500 से 700 ग्राम यकृत जो है वह तैयार होता है। जब भोजन पक्वाशय यानी छोटी आंत का आरंभिक भाग में आता है, तब पित्ताशय से एक नली पित्त लेकर उसी स्थान से अंदर प्रवेश करती है जहां पर नली क्लोम रस लेकर प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पित्ताशय बनता कहाँ पर है और इकट्ठा कहाँ होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्लोम ग्रंथि यानी पैनक्रियाज, जिसे कि अग्नाशय भी कहते हैं। तो देखिए, क्लोम ग्रंथि को अग्नाशय भी कहते हैं। यह अमाशय के नीचे पीछे की ओर पित्तौल के आकार की एक लंबी सी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी होती है, कितना लिखा है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पर मान लीजिए, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर। इसका दाहिना भाग अपेक्षाकृत अधिक मोटा व गोल होता है। सिर तथा बायां भाग पतला होता है, जिसे कि पूंछ कहते हैं। इसकी आंतरिक रचना में यकृत की भांति छोटे छोटे पिंडक होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं तथा स्तंभी, घने एवं ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इस ग्रंथि में एक मुख्य पाचक रस बनता है, जिसे कि क्लोम रस। ध्यान दीजिएगा, क्लोम रस कहाँ बनता है, तो क्लोम रस अग्नाशय में बनता है, जिसे कि पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह क्या है कि अग्नाशय में क्या होता है कि कुछ खमीरें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इनका काम देख लीजिए। इसका प्रभाव लार की भांति होता है। यह अनपचे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो अनपचे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित कर देता है, तो एमाइलोप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है, यह प्रोटीन और पेप्टोन पर प्रभावी होकर घुलनशील अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यह प्रोटीन पे काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। अब देखिए, लाइपेज किस पे काम करता है, तो इस खमीर को स्ट्रिप्सिन भी कहते हैं। यह वसा को फैटी एसिड ग्लिसरीन में बदल देता है। इस कार्य में पित्त रस भी सहायता करता है। क्लोम ग्रंथि में क्लोम रस के अतिरिक्त इंसुलिन नामक पदार्थ भी जो है वह उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन नामक पदार्थ हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, तो पैनक्रियाज में बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन कहाँ बनता है, तो पैनक्रियाज में बनता है। यह सीधे रक्त में मिलकर तंतुओं को ज्वलनशील क्रिया में मदद देता है तथा रक्त में मिले हुए श्वेतसार यानी कि कार्बोहाइड्रेट को व्यय करने में भी मदद करता है। इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा न बनने से रक्त में श्वेतसार यानी कि शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, संचित होकर मूत्र के साथ बाहर होने लगती है, और यह एक प्रकार का भयंकर रोग जिसे कि डायबिटीज कहते हैं। तो देखिए, इसका कहने का यहाँ ये मतलब है कि
इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जब इंसुलिन पे अधिक बोझ पड़ने लगेगा तो वह काम करना क्या करेगा, वो काम करने की गति उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब काम करने की गति उसकी कम हो जाएगी तो जो ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाएगी और ग्लूकोज सीधे हमारे बॉडी में रक्त में जो है वह प्रवेश करने लगता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा न बनने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा संचित होकर किसके द्वारा बाहर निकाली जाती है, तो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लगती है। यही स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति मधुमेह, जिसे कि हम लोग डायबिटीज या फिर शुगर की बीमारी कहते हैं, यह हो जाता है। ठीक है, किसके प्रभाव से, तो इंसुलिन के प्रभाव से क्या हो जाता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग हो जाता है, जब इंसुलिन काम करने की गति उसकी हमारे बॉडी पे कम हो जाती है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्लीहा, जिसे कि स्प्लीन या फिर तिल्ली भी कहते हैं। इसका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। अब इसका काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, इसका मुख्य कार्य आवश्यकता पड़ने पर अर्थात क्रियाशीलता की स्थिति में आमाशय व आंतों को रक्त प्रदान करना, यानी कि रक्त प्रदान करने का काम कौन करता है, तो प्लीहा करती है। पाचन क्रिया के समय रक्त देने के कारण यह कुछ सिकुड़ जाती है और फिर पाचन क्रिया पूर्ण होने पर यह आंतों से शोषित रक्त का अधिकांश भाग प्लीहा में पहुंच जाता है, तब यह फैलकर पहले जैसी हो जाती है। ठीक है, यह नए लाल कणों का निर्माण करती है तथा बेकार हुए लाल कणों को नष्ट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में, आरबीसी का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ है, प्लीहा में होता है। ठीक है, स्थिति समझ में आ रही है कि प्लीहा में क्या होता है, तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है। और एक पॉइंट और है कि यह नष्ट भी कहाँ होती है, तो यह प्लीहा में ही नष्ट होती है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहते हैं, तो प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब देखिए, प्लीहा का मुख्य कार्य आमाशय और आंतों को उनकी क्रियाशीलता की अवस्था में रुधिर प्रदान करना है। यह पाचन क्रिया आरंभ होने पर सिकुड़ जाती है और फिर समाप्त होने पर फिर रक्त से फूल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लीहा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। ये फिर वही दे दिया है। ठीक है, इसको 2 बार इसने छाप दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह आयतिक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती है। तो प्लीहा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह आरबीसी का निर्माण करती है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे ही कहते हैं। अब देखिए, इसकी स्थिति हमारी बॉडी में है कहाँ, एक पिक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, इस पिक में देखिए आप लोग कि प्लीहा कहाँ है, तो देखिए ये आमाशय के पास है प्लीहा। ठीक है, आमाशय के पास सेम के आकार जैसी जो है वो बीच सेम के आकार जैसी है, ये है प्लीहा। यहीं पे जो है आरबीसी का निर्माण भी होता है और आरबीसी यानी जो खराब रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं, तो वह नष्ट भी प्लीहा में ही होती हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आएगी। अब आगे देखते हैं। ये पिक देखिए आप लोग, ये चार्ट देखिए आप लोग कि विभिन्न पाचक रस और उनका प्रभाव, यानी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं और किन किन चीज़ों पर या किन किन पदार्थों पर काम करते हैं और किन किन चीज़ों को, भोज्य पदार्थों को पचाने में यह मदद करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोगों ने इसको एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है, डिस्कस किया है हम लोगों ने, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी रोज़। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं वीडियो के सारे नोट्स जो है PDF के रूप में टेलीग्राम पे ही अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।